ओके, तो बात कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, जिसका नाम है जल नगरी वेनिस। स्टैंडर्ड 12 एंड गुजराती के अंदर ये सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है। मृदुलाबेन मेहता जो इसकी लेखिका है, उसको प्रवास यानी अलग अलग देश, अलग अलग जगह, अलग अलग सिटी घूमने का उसको शौक था। एंड उसके अंदर उसने एक खूबसूरत सा शहर जिसपे जाने का हम सब की एक इच्छा होती है, दैट इज जल नगरी। जल बोले तो वाटर, यानी कि चारों ओर पानी 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 है। और ऐसी खूबसूरत सी जगह जिसका नाम है वेनिस, यानी कि वेनिस की यात्रा का वर्णन हुआ है। सो इसका साहित्य प्रकार रहता है दैट इज प्रवास निबंध। तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट आंसर से। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वेनिस नी मोहकता शेमा है, वो हमें क्यों अट्रैक्ट कर लेता है। तो वहां पर अगर सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्टिंग अगर बात कोई है तो दैट इज वो स्थल भी इतना अच्छा है और उसके जो रास्ते हैं उसको कहते हैं जलमार्ग। जलमार्ग बहुत सुंदर होने के कारण से वेनिस हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी कि मोहक करता है। क्वेश्चन नंबर 2, गंडोला क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गंडोला? गंडोला शूच है। गंडोला यानी एक प्रकार की बोट यानी कि नाव है। साकड़ी यानी कि होता है कंजस्टेड, और सुंदर घाटनी कलात्मक बहुत ही अच्छी कार्विंग की गई होड़ी को इटाली की भाषा के अंदर गंडोला कहते हैं। पूरा आंसर साकड़ी અને સુંદર ઘાટની કલાત્મક હોડીઓને ઇટાલીમાં ગંડોલા કહે છે। નાउ मैं धीरे धीरे गुजराती पे आ जाऊंगा। इटालियन भाषा में चौक ने शू कहे छे? चौक मतलब चार रस्ते को कहते हैं। इटालियन भाषा में चौक यानी पियाज़ा कहा जाता है। दैट इज वर्ड इज अ पियाज़ा। वेनिस कोनी प्रणय भूमि छे? प्रणय मतलब लव की, प्यार की भूमि किसको कहा जाता है? तो महान कवि विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही खूबसूरत सी बुक है जिसका नाम है ओथेलो। तो लिखा है वेनिस शेक्सपियर ना पात्रो डेस्डामोना और ओथेलोनी प्रणय भूमि के हिसाब से प्रख्यात है। वेनिस ने सुप्रसिद्ध चौक क्यों छे? तो वेनिस नो सुप्रसिद्ध चौक નું નામ છે सान मार्को स्क्वायर। उसका सान मार्को स्क्वायर के हिसाब से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल स्कूटर અને મોટર કશું જ વેનિસની ભૂમિને સ્પર્શી નહીં શકે, શા માટે? બીકોઝ ઓફ વેનિસમાં એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવા માટે જળમાર્ગ જ છે અને તેથી ત્યાં સાયકલ, સ્કૂટર અને મોટર કશું પણ વેનિસની ભૂમિને સ્પર્શ શકતું નથી। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વેનિસના જળમાર્ગોમાં ફરતી હોડીઓની સરખામણીમાં ક્યાંની હોડીઓ વધારે સગવડવાળી અને કલામય હોય છે? तो कहा जाता है कि भारतनी अंदर काश्मीर राज्यनी अंदर आवेल श्रीनगरनी अंदर दाल लेक, जिसको डल लेक भी कहते हैं, તેમાં ફરતી હોડીઓ વેનિસના જળમાર્ગની કરતા સરખામણીમાં વધારે સગવડવાળી અને કલાત્મક માની જાતી है। વેનિસના જળમાર્ગોમાં ફરતી ગંડોલાના નાવિકો સહેલાણીઓને કેવી રીતે મુસાફરી કરાવે છે? તો વેનિસના જળમાર્ગોમાં ફરતી ગંડોલાના जो नाविक है वो સહેલાણીઓને ગીત ગાઈને, સંગીત સંભળાવીને, હસાવીને તે લોકોની મુસાફરી કરાવે છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, લેખિકા ગંડોલાના નાવિકના મધુર સંગીતને કોની સાથે સરખાવે છે? લેખિકા ગંડોલાના નાવિકના મધુર સંગીતને વૃંદાવનમાં વાગતી વેણુના, વેણુ का मतलब तो વાંસળી, બાંસुरी, તેના મધુર નાદ બોલે તો અવાજની સાથે સરખામણી કરે છે। કારણ કે વૃંદાવનની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વાંસળીનો મધુર અવાજ આજે પણ સંભળાય છે, આથી તેની સાથે સરખામણી થાય છે। વેનિસની કઈ કઈ વસ્તુઓની શોભા ઇન્દ્રલોક यानी कि સ્વર્ગલોકની યાદ અપાવે છે? તો વેનિસની કેનાલ, रात्रे तेमा आंजी दे मतलब आपके आंखों को एट्रैक्ट कर दे एवी त्यानी रोशनी અને ત્યાં મધુર સંગીત, આ બધા દ્રશ્યોને જોઈને આપણને ઇન્દ્રલોક એટલે કે સ્વર્ગલોકની યાદ અપાવે તેવી હોય છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વેનિસના જળમાર્ગો જેટલી રોચકતા વેનિસની બીજી કઈ વસ્તુમાં રહેલી છે? तो वेनिसना जलमार्गो तो आपने अट्रैक्ट करते ही करते हैं, इसके अलावा कौन सी चीज में आपको ज्यादा अट्रैक्शन मिलता है? तो वो है स्थापत्य कला, जो कार्विंग किया गया है, यानी कि स्थापत्य कला ना सुंदर नमूना, घर, दरवाजा, बारी, बारणा, दीवाल અને ખાસ કરીને પેલા બ્રિજ, આ બધાના સ્થાપત્ય કલાના સુંદર નમૂના જોઈએ તો એ પણ આપણને રોચકતા मतलब આકર્ષિત કરે છે। વેનિસના सान मार्को स्क्वायर શેનાથી જડેલો છે? જડના मतलब फिट करना, चिपकाना।
तो हमारे नीचे जमीन के ऊपर फर्श पे क्या होता है, लादी टाइल्स होती है। तो वेनिस ना सान मार्को स्क्वेर ની અંદર નીચેની સાઈડ ની અંદર સફેદ લાદી અને કેવી છે, મોટી, તો મોટી સફેદ લાદીથી જડેલો છે. લેખકે ઇંગ્લેન્ડ, યુરોપ, ઇટાલી અને સ્વિટ્जरलैंड ની કઈ કઈ ખાવા પીવાની વાત અને તેની વસ્તુની વાત કરી છે. तो जैसे मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था उस वक्त आपको बताया था इंग्लैंडनी चा, यूरोपनी कॉफी અને ઇટાલીનો આઈસ્ક્રીમ, અને સાથે યાદ રાખવાનું છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે બધાને જ યાદ રહે તે છે સ્વિટ્जरलैंडની ચોકલેટ. તો સ્વિટ્जरलैंडની ચોકલેટ, ઇટાલીનો આઈસ્ક્રીમ, યુરોપની કોફી અને ઇંગ્લેન્ડની ચા, આનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनिसना चौकમાં આવેલા ઊંચા સ્તંભ, સ્તંભ का मतलब होता है पिलर, ત્યાં क्या પ્રકારના પક્ષીનો સમૂહ જોવા મળે છે? तो उसका वन वर्ड आंसर है दैट इज कबूतरों. वहां पर बहुत सारे सैलानियों यानी कि बहुत सारे लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए आते हैं और उस टाइम के अंदर वहां पर कबूतरों को वैंग 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 करते हुए उसको कबूतरों को खाना खिलाते हैं. तो वो भी आपको याद रखना है. લેખિકા વેનિસને પક્ષીહીન પ્રદેશ હોવા માટે क्या બે કારણો ગણાવે છે? તો વેનિસની પ્રજા વધારે ભાગે માંસ ખાનારી એટલે કે માંસાહારી છે અને તેથી તે પક્ષીઓનો શિકાર કરે છે અને તેની સાથે સાથે તે લોકો બંદૂક પર સરળતાથી રાખે છે, પરંતુ માંસાહારી અને બંદૂક રાખવા હોવા છતાં પણ આ લોકો પક્ષી પ્રત્યે પ્રેમ પણ બતાવે છે. नेक्स्ट क्वेश्चन, सान मार्कोना देवड़, देवड़ का मतलब होता है चर्च, यानी आगळना भागे कौन सહેલાણીઓ ने सत्कार माटे उभा छे? तो आपको पता है जो चर्च है उसकी ऊपर की साइड में ऐसा हाफ सर्कल था और यहाँ पर मैंने बताया था कि वहां पर 4 क्या है, घोड़े हैं, ब्लैक कलर के हॉर्स है ना. एंड वो સહેલાણી को मतलब होता है प्रवासी, यानी कि जो ट्रैवलर होते हैं तेना सत्कार करवा माटे मतलब उसकी आज्ञा सत्कार करने के लिए वहां पर खड़े हैं. तो 4 घोड़ा आपको याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सान मार्कोनी बाजूમાં આવેલ મકાનની ઉપર મોટા તોતિંગ ઘંટ, ઘંટ का मतलब होता है बेल, કોણ વગાડે છે અને કેવી રીતે વગાડે છે? तो आंसर है सान मार्कोनी बाजूમાં आवेल मोटा तोतिंग घंट को दो मानव के आकृति के जैसे, उसको यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है मूर, बड़ा ऊ आएगा मूर, बे मानव आकृति वगाड़े छे जे दरेक कलाके टकोरा मारे, 5 होय तो 5 અને 6 होय तो 6, 7 होय तो 7 અને અડધી કલાક પ્રમાણે 1 મારે છે. આ પ્રમાણે ઘડિયાળના ઘંટ વગાડે છે. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोजिस पैलेस में 14/25 एंड 14/28 ની ફ્રેમ મળેલી છે पर કેવા રંગની મળેલી છે? तो आंसर दिया है दैट इज सोनेरी, यानी गोल्डन फ्रेम है और उसके अंदर पिक्चर्स कौन से टाइप के हैं? तो के मध्य युगना चित्रों है. स्पेसिफाई आपको मैंने बताया था कि यीशु और यीशु का जन्म, यीशु का मृत्यु, उसको वापस से जन्म होना, इसके अलावा जिसको हम गॉप्सेल कहते हैं है ना, सुवार्ता, वो सारी चीज उस चित्र के अंदर ड्रॉ की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इटलीना 3 प्रख्यात चित्रकार तरीके कोने कोने गणाव्या छे? तो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था, वापस से याद दिला दूं, टिंशो, टिंटोरेंटो एंड वेरोनेजी, ये 3 हैं जो बहुत ही अच्छे चित्रकार है जिसने वो डोजिस पैलेस में उस चर्च के अंदर बहुत ही खूबसूरत से पेंटिंग ड्रॉ किए थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुग चित्रनी अंदर मुख्य चित्रों कोना आधारे दोराયેલા છે? ये भी एक अलग क्वेश्चन है जिसके अंदर बताया गया है कि उसके अंदर यीशु भगवान, दूसरा है बाइबलની वार्ता, वो है यानी कि 40% जो है वो મધ્યયુગના ચિત્રો છે અને 40% ઈસુ અને બાઇબલની વાર્તાઓ છે જેની અંદર યુદ્ધના ચિત્રો પણ છે. ઓકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, લેખિકાના જણાવ્યા મુજબ ઇટાલી પાસે કઈ કઈ कलानी विपुल संपत्ति, विपुल मतलब बहुत सारी, और संपत्ति बोले तो खजाना, कौन सा खजाना सबसे ज्यादा दिखाई देता है? तो आपको पता है कि इटाली जो है यानी कि ये जो वेनिस है वहां पर आर्ट सबसे ज्यादा दिखाई देता है और आर्ट के हिसाब से अगर देखने जाए तो वहां पर शिल्प कला है, स्थापत्य कला है, संगीत यानी म्यूजिक है और चित्रकार, ये सबसे ज्यादा वहां पर दिखाई देता है. नेक्स्ट है, शेक्सपियर ने एक अमर शोकांतिक नो अंत, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ट्विस्ट करके पूछेंगे. देखो अगर प्रणय भूमि कहा जाए उसकी शुरुआत करें प्यार की तो वो वेनिस है,
एंड वहां पर रियाल्टो ब्रिज के पास से शुरुआत हुई थी। पर हाँ, उसका शोक वाला, शोक का मतलब होता है दुख और दर्द, और शोक का अंत तो वो हुआ था वहां पर इटली का ही एक शहर है जिसका नाम है साइप्रस। तो ये याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर की अगर अमर कृति जो है ओथेलो, उसका अंत कहां पर हुआ तो कि साइप्रस में हुआ था। ग्रांड केनालना બધા જ મકાનો કેવા છે? तो ग्रांड केनालना બધા જ मकानो એની ઉપર खूबसूरत बांधनी છે, मस्त अच्छी सी कार्विंग की गई है, और एक से बढ़कर एक है, एक थी વધારે एक ચડિયાતા એવા सुंदर नमूना आपको वहां पर दिखाई देगा। नाउ अब हम बात करेंगे टू लाइन आंसर के बारे में। आपको खास याद रखना है कि जब हम शॉर्ट आंसर लिखे ना, तो उसके अंदर जो मेन वर्ड होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है शेक्सपियर ने एक अमर शोकांतिक नो अंत क्या है, तो आपके लिए आंसर यही था साइप्रस। तो उसके नीचे खास अच्छी तरह से पेंसिल से अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइट करो, ताकि जो आपका चेकर है उसको दिखाई दे अच्छी तरह से, एंड नो स्पेलिंग मिस्टेक। पर अगर आप जब टू लाइन आंसर लिखो तो उसमें भी एक अच्छा तरीका है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। अगर आपका अच्छा प्रेजेंटेशन है तो चेकर को भी अच्छा लगेगा कि ओके, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना चाहता है। काफी टाइम तो ये होता है कि जिसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है और उसके आंसर भी सही नहीं होता है तो भी वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इज मस्ट। ये अगर आपका है तो आपके आंसर भी बहुत सी बार तो देखे बिना भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। सो इसके अंदर क्या तरीका है, जब टू लाइन आंसर लिखो ना, तो या तो राइट हैंड साइड पे या तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की 3 लाइन के अंदर आपको डैश डैश एंड डैश, सबसे पहले आपको लिख देना है चैप्टर का नाम या पोइट्री का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसके जो कवि है या उसके लेखक है उसका नाम लिख देना है, एंड फिर उसका लिखना है साहित्य प्रकार। जैसे आप सबको पता है किसका साहित्य प्रकार क्या है, तो के प्रवास निबंध। ऊपर की साइड में क्या लिखोगे, मृदुला बहन प्रवीण भाई मेहता। अगर आपको इतना पूरा नाम याद नहीं रहता है, मृदुला बहन मेहता या मृदुला बहन भी लिख सकते हो। कभी कभी ये ऐसा रह गया सर मेहता ही याद रखो, कोई बात नहीं, मेहता जी रिस्पेक्ट देके लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं आता हो मत लिखो, है ना, जानबूझकर दिखाओ मत कि मुझे नहीं आता है। फिर उसके बाद चैप्टर का नाम तो सबको आता है जिसका नाम था जल नगरी वेनिस, एंड उसके बाद साहित्य प्रकार आप लिख दोगे दैट इज प्रवास निबंध। ये लिख दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो और फिर आप आंसर लिखो, तो उससे लुकआउट बहुत खूबसूरत आता है, ठीक है। वैसे भी हमें इंट्रोडक्शन लर्न करना ही है, तो उसका किस तरह से अच्छा इस्तेमाल करें, दैट इज स्मार्ट वर्क, और वो आप हो ही, आपको खुद को पता है। सो अब इसके अंदर क्या करेंगे, યુરોપના સ્થાપત્ય કલાના સ્વામી તરીકે કોને ઓળખવામાં આવ્યો છે, તો આન્સર આપ लिखोगे આખું વેનિસ સ્થાપત્ય કલા, जिसको हम कहते हैं कार्विंग एंड खूबसूरत सी डिजाइनिंग, તેની માટે અદ્ભુત છે, સુંદર નમૂના મળે છે। યુરોપની અંદર સ્થાપત્ય કલાનો સ્વામી यानी कि રસ્કિન, રસ્કિને વેનિસ की સ્થાપત્ય કલા પાછળ ઘણા વર્ષો ત્યાં વિતાવેલા, और बहुत सारे लोग उसके लिए मजाक में कहते थे कि रस्किन के लिए वेनिस उसकी प्रियतमा है। तो राइट आंसर इज अ वेनिस। पर आप देखो यहाँ पर कि हम एक वर्ड में आंसर लिख सकते हैं दैट इज रस्किन, पर आप देख सकते हो हमने 4 या 5 लाइन में लिखा, तो ऑब्वियसली यार 2 रुपए के अंदर उतना मिलेगा जितना 10 रुपए में मिलेगा, अलग होगा। अब 2 रुपए के अंदर यानी कि 2 मार्क्स के अंदर थोड़ा तो आपको लेंथ देनी पड़ेगी, तो जो आपके पास जानकारी है वो उसको वहां पर प्रकट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिसना क्या क्या रमणीय स्थलों છે, खूबसूरत से स्थान कौन से है, तो एड्रियाटिक समुद्र के अंदर आया हुआ 114 टापुओं से बना हुआ वेनिस नगरी बहुत ही खूबसूरत है, अत्यंत मोहक है। समग्र वेनिस अद्भुत नगरी है, तेनी किनारे मतलब खूबसूरत सा, ऐसा लगता है बीच में जो कैनाल है जिसका नाम है ग्रांड कैनाल, रात के समय हमारे आंखों को आंजी दे ऐसा खूबसूरत सा उसका नजारा होता है। सान मार्को स्क्वायर जो है वहां पर वेनिस एक सुप्रसिद्ध चौक है, अंग्रेजी के अंदर उसको सान मार्को स्क्वायर कहते हैं। आखी जो वहां पर जो जगह है वो चौक है वो मोटी सफेद लादी से बना हुआ है। यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे दुकान है, रेस्टोरेंट है, रंग बिरंगी कुर्सी टेबल में वहां पर लोग बैठे रहते हैं, અને ચોકની અંદર એક ઊંચો સ્તંભ મતલબ પિલર છે, તેની સામેની સાઈડમાં એક દેવળ यानी कि चर्च છે, અને બંને બાજુ જોવા જઈએ તો ડોઝિસ પેલેસ છે, है ना। અને તેની અંદર અગર જોવા જાય તો એની ઉપરની સાઈડમાં એક તોતિંગ ઘંટ છે અને ત્યાં મૂર તેની ઉપર બેલ મારી રહ્યા છે। તો આમ ખૂબ સરસ મજાની આ જગ્યા છે જે જોવા માટે આશરે
एक अठवाडियाથી પણ વધારે સમય આપણે આપવો જોઈએ। तो देखो मेरे पास जो जानकारी थी मैंने सब यहाँ पर दे दी, है ना, तो सिलेक्टेड चीज आ जाती है। नाउ ये बात याद रखो, कभी कभी क्या होता है ज्यादा लिखने जाते हैं ना तो ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है तो मार्क्स आए वो चले भी गए। तो ऐसे टाइम के अंदर क्या करना चाहिए कि जो मेन या इंपोर्टेंस वर्ड है, या आपको ऐसा लगता है कि ओके वेनिस नाम का शहर मेरा नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, उसमें मारी जोड़ने की कोई पण भूल નથી, तो उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करो। जैसे आपको लगता है दे वर्ड इज अ बहुत ही इजी वर्ड है, तो उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। चौक इजी वर्ड है, अंडरलाइन कर दो। तो उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, वो सीधा किधर देखेगा, वेनिस, देवड़, चौक, ओके। तो दूसरे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना वो गायब हो जाती है। दैट इज स्मार्ट वर्क, ठीक है, ये भी आपको हमेशा सीखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, લેખિકાએ વેનિસમાં શી મુશ્કેલી અનુભવી? લેખિકાએ તેના પ્રવાસ દરમિયાન જણાવ્યું કે યુરોપની મોટાભાગની મુસાફરી હંમેશા તેના મોટા ભાઈ સાથે કરતા હતા, જેથી એ સરળ રહી, કોઈ તકલીફ અનુભવી નહોતી। જ્યારે વેનિસ ફરવા માટે તેઓ ગયા હતા પોતાના પતિદેવ સાથે એકલા, ત્યારે મુશ્કેલીની અનુભવ થઈ હતી। તેને રહેવાની, હોટલની વ્યવસ્થાની, હોટલના મેનેજરને અંગ્રેજી ન આવડે અને લેખિકાને ઇટાલિયન ભાષા ન આવડે, આથી ભાષાની મુશ્કેલી અનુભવી। આખો દિવસ ફર્યા પછી જ્યારે પાછા હોટલ પર આવ્યા ત્યારે પેલું પ્રદર્શનનું તોરણ જે છે એ નિશાની પણ ગાયબ થઈ ગયેલું, એટલે મોડી રાત સુધી આમથી આમ ભટકવું પડ્યું અને ખૂબ જ તકલીફ પડી। ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આન્સર ઇઝ અ भाषा। इसमें भाषा शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा एंड इटालियन भाषा का प्रॉब्लम आया था, ठीक है। एंड जो वर्ड आपको आता है ना हमेशा वही लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, લેખિકાના વેનિસમાં જે હોટલમાં રોકાયા હતા તે સ્થળથી તેમણે ધ્યાનમાં રાખેલી નિશાનીને કઈ રીતે તકલીફ થઈ હતી? तो वेनिस માં હોટલમાં જ્યારે રોકાયા હતા તો અંદરના ખૂણામાં હતી, क्योंकि वहां से मेन रास्ते पे आके फिर मेन रास्ते से आगे जाना था, तो जहां से उसको टर्न लेना था તે મુખ્ય રસ્તા જ્યાં વળવાનું હતું ત્યાં પ્રદર્શન હતું। તેમાં એક નાનકડું એવું તોરણ અને પ્રદર્શન રાખેલું હતું, તે નિશાની યાદ રાખી હતી। આખો દિવસ ફર્યાને પછી રાત્રે મોડેથી પાછા આવ્યા ત્યારે જોયું કે પ્રદર્શન ઉઠી ગયેલું। તેણે યાદ રાખેલી નિશાની ન મળી, નિશાની ન મળતા હોટલ કેવી રીતે જવાશે પ્રશ્ન ઉભો થયો, અને મોડી રાતે અવર જવર બિલકુલ નહીવત મતલબ હતી જ નહીં, ભાષા આવડે નહીં, લોકો મળે નહીં, આથી લેખિકા ગભરાયા, અકળાયા અને રડી પણ પડ્યા। પરંતુ એક દયાળુ બહેન અને એક બીજા ભાઈએ તેમને હોટલ સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી હતી। तो ये थोड़ा ब्रीफली आप आंसर लिख सकते हो अपनी भाषा में, ठीक है, अपने ऑन वर्ड में भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषाना गौरव अंगे લેખિકાએ क्या क्या દ્રષ્ટાંતો આપ્યા ટૂંકમાં જણાવો। રાત્રે પાછા ફરતા હતા એ સમયે લેખિકાને થોડા ફળ ખરીદવાની ઈચ્છા થઈ હતી। ત્યાં એક લારી વાળો હતો जिसको हम कहते हैं हैंड कार्ट, તે ફેરીઓ यानी कि जो हॉकर था इसको पूछा कि તમને અંગ્રેજી જાણો છો? તો લારી વાળાએ એને અદ્ભુત ઉત્તર આપીને કીધું કે તું ઇટાલિયન જાણે છે? તું ઇટાલિયન બોલ, તું અંગ્રેજી બોલું। ये एक एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा बीजो बनाव के आफ्रिकाથી જ્યારે પાછા આવતા હતા તો સ્ટીમરની અંદર પાસપોર્ટ જોનારા એક અધિકારી હતા। તેણે કહ્યું કે તું કેન્યામાં જન્મી છે તો તને ત્યાંની સ્વાહિલી ભાષા નથી આવડતી, તારે તો એ બોલવી જ જોઈએ। तो इस तरह से दो मातृभाषा का गौरव का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, અને તેના द्वारा लेखिका कहे છે કે परदेशમાં मातृभाषा का हमें थोड़ा प्राउड फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, લેખિકાએ યુરોપમાં આવેલા મધ્યયુગીન ચિત્રો વિશે આપેલી માહિતી ટૂંકમાં જણાવો। શોર્ટ में बताना है। तो યુરોપમાં ઘણા બધા સ્થળો પર મધ્યયુગના સુંદર ચિત્રો છે। તેમાં મહેલોના સંગ્રહાલયની અંદર 40x25, 40x28 કે કલાત્મક ફ્રેમની અંદર મળેલા ચિત્રો જોવા મળે છે, જેને બધાને રંગીન બનાવ્યા છે। અને ચિત્રોના વિષય વસ્તુ મુખ્યત્વે બે છે। પ્રથમ ઈસુ અને બાઇબલની વાર્તા, અને બીજા છે યુદ્ધ ઉપર। બધા જ કલાત્મક, રંગીન અને બારીકાઈથી તૈયાર થયેલા છે। બધા ચિત્રોને માણવા હોય તો ત્યાં 2 કલાક નહીં 1 અઠવાડિયાની જરૂર પડે, પણ લેખિકાએ અને તેના પતિદેવે માત્ર 2 કલાકમાં બધું ફિટુસ કરી નાખ્યું હતું। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, લેખિકાએ ગુજરાતીને તેની માતૃભાષા વિશેની ટીકા કરતા કેવો પ્રભાવ ભાવ પ્રગટ કર્યો છે? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले आपको बुरा लगे पर मैं डिटेल में अच्छी तरह से समझाऊंगा। લેખિકાએ પરદેશમાં ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું કે જે તે દેશ અને પ્રદેશના લોકો તેની માતૃભાષાને પ્રેમને ઝંખી રહ્યા છે, તેનું વર્ણન આ કૃતિમાં કર્યું છે।
તેની સરખામણીમાં લેખિકાએ ગુજરાતીઓને તેની માતૃભાષા પ્રત્યેની ઉદાસીનતા બતાવી. બાકીના બધા જે લોકો છે એ પોતાના દેશને, પોતાની ભાષાને પ્રેમ કરે છે, અને આપણે લોકો એવા છીએ કે આપણી દેશ અને આપણી ભાષાને પ્રેમ કરતા નથી. મોટા શહેરો જેમ કે મુંબઈ, કલકત્તા, દિલ્હી, અમદાવાદ શહેરોમાં તો બે ગુજરાતીઓ પણ વધારે ભાગે અંગ્રેજીમાં વાત કરતા હોય છે. આમ અંગ્રેજી એ પરદેશી ભાષા હોવા છતાં પર અંગ્રેજીની વિશે આટલું ગૌરવ લે છે, તે બાબતે અહીંયા લેખિકાએ કહ્યું છે. જો કોઈ ગુજરાતીમાં વાત કરતા હોય તો ઘણા બધા ગુજરાતીઓ એમ સમજે કે આ અનપઢ ગવાર છે અને અંગ્રેજી નથી આવડતું. આમ અંગ્રેજી શબ્દોનો ઉપયોગ કરતા હોય તેને વધારે પ્રસિદ્ધિ મળે છે અને વધારે માન મળે છે, અને ગુજરાતીની પરિસ્થિતિ દયનીય છે, ગંભીર છે, તે વિશે ટીકા ટિપ્પણીઓ થઈ છે. नाउ इसके अंदर इतने लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है जितने शॉर्ट आंसर, खासकर 2 लाइन आंसर एंड शॉर्ट आंसर सबसे ज्यादा जरूरी है. तो ये जो है हमारा लॉन्ग आंसर का सबसे बेहतरीन, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है. अब वापस से मैं आपको बता दूं, लॉन्ग आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि हमेशा उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. दूसरा पार्ट होता है जो आपके सामने दिया गया, वो पूरा का पूरा ग्रीन में जो लिखा है वो मेन आंसर. एंड फिर होता है क्वेश्चन को रिपीट करने वाला, यानी 3 पैराग्राफ बन जाता है. अब पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, तो पहले पैराग्राफ के अंदर 4 चीजों को ध्यान में रखना है. लेखक है, चैप्टर है, साहित्य प्रकार है, एंड इसके अलावा आपको एक सेंटेंस हमेशा याद रखना है, खूब सुंदर रीते वर्णन करवामा आवेल छे. अब कैसे बनेगा देखो, तो पहले मेरे पास क्या है, लेखक का नाम रेडी है, तो क्या, हाँ, मृदुला बहन प्रवीण भाई मेहता. ओके, क्या चैप्टर का नाम है, जलनगरी वेनिस. ओके, साहित्य प्रकार क्या है, तो कि प्रवास निबंध, અને ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણન કરવામાં આવેલ છે. નાउ मैं इसका इंट्रोडक्शन बनाता हूँ. हमेशा हम अपने लेखकों को रिस्पेक्ट देंगे और उसके कारण से हम उसके आगे हमेशा श्री लगाएंगे. अब श्री शॉर्टकट है, श्रीमती भी होता है, श्रीमान भी होता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है. अगर लेडीज होता है तो भी हम श्री लगा सकते हैं, और अगर जेंट्स है तो भी हम श्री लगा सकते हैं. तो यहाँ पर हमने श्री लगा के बोलेंगे कि श्री मृदुला बहन प्रवीण भाई मेहता द्वारा रचनाबद्ध करवामा आवेल આ પ્રવાસ નિબંધ જળનગરી વેનિસની અંદર વેનિસના બધા સ્થળોનું ખૂબ સુંદર રીતે વર્ણન કરવામાં આવેલ છે. अभी आपका आंसर हो गया, यानी कि आपने स्टार्टिंग किया, आप इसके अंदर करीबन 3 या 4 लाइन आपकी चली जाएगी. ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आप आंसर लिखो. ये भले आपको थोड़े बहुत आपके वर्ड इसको पता होता है, पर आपने जो इंट्रोडक्शन दिया ना, वो आपकी स्मार्टनेस बताता है, वो आपका लुक बताता है, वो आपका प्रेजेंटेशन बताता है. ठीक है, एंड फिर जब लास्ट में आता है तो वहां पर क्वेश्चन को रिपीट कर दो. जैसे यहाँ पर हमने ब्लैक में क्या लिखा है, वेनिस ने सुंदर અને ભવ્યતાનું તમારા શબ્દોમાં વર્ણન કરો. तो लास्ट में आपको लिखना है आम या फिर, आ रीते या फिर, आम, आ प्रमाणे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो. आप आम भी लिख सकते हो, आम कोमा વેનિસની સુંદરતા અને ભવ્યતાનું વર્ણન આ પાઠમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે કરેલ છે. કામ ખતમ. अब जो बीच वाला पार्ट है उसमें आपको जो आता है, जितना आता आप लिखते जाओ अपनी भाषा में, तो आपका एंडिंग एंड स्टार्टिंग बहुत बेहतरीन होगा. अगर बीच में थोड़ा बहुत आपको नहीं आता होगा ना, तो हमारे सारे मनुष्य जाति वाले शिक्षक एंड टीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आधा मार्क तो गारंटेड देंगे, 1 मार्क देंगे. और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सरोवर भर जाता है. तो ऐसे अगर नहीं आता है पर फिर भी प्रेजेंटेशन है, तो आपका ये 4 मार्क का, 5 मार्क का ये आंसर आपको नहीं आता तो भी आप 2 या 2.5 लेके आओ जगह. तो मैंने कहा ना कि लिखना एक कला है. हम धीरे धीरे करके पढ़ लिख के यहाँ पर 12वीं कक्षा यानी कि 17 साल के हो गए, है ना. और 17 साल का इंसान अगर गांधी जी के बारे में पूछे तो उसके पास 4 बच्चे थे उस टाइम के अंदर. अब मैं तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा ना आपके पास, पर जीवन के अंदर एक चीज तो ये है कि स्मार्टनेस तो दिखानी बहुत जरूरी है, और तो ही आप फर्स्ट रैंक या 95 ला सकते हो. हमारे जो बच्चे हैं 90 अब इसलिए लेके जा सकते हैं क्योंकि ये चीज का भी इस्तेमाल होता है ना. सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, साथ में लिखना भी सीखो एंड अच्छी तरह से लिखना सीखो. सो ये आंसर आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया. मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूंगा. ठीक है, नाउ थोड़ा हम ग्रामर के ऊपर डिस्कशन करेंगे. रूढ़ि प्रयोग कौन कौन से दिए गए हैं, तो कि तुमड़ीमा काकरा हुआ, यानी कि कशी पण समझ न पड़वी. नाउ एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखो, एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये एक आपने सेंटेंस सुना होगा. इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, और अभी तो सब कुछ हो ही रहा है कोरोना के कारण से.
पर मैं तो कहूंगा एवरीथिंग पॉसिबल इन गुजरात। गुजरात में भी सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट टाइम की अगर हम बात करें 12th स्टैंडर्ड गुजराती के अंदर ये हुआ कि आधे साल के अंदर गवर्नमेंट ने बताया कि आपका टेक्स्ट बुक के अंदर नई स्टाइलो पेपर आएगी। तो आधे साल तक पुरानी चली, आधे साल के बाद नई चलाई गई। एंड जब बोर्ड का फाइनल एग्जाम आया तो पुराने पैटर्न में आया। अब पुराने पैटर्न और नए पैटर्न के अंदर जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि उसके अंदर रूढ़ि प्रयोग, मुहावरे, शब्द समूह, मीनिंग, ऑपोजिट कुछ नहीं था। एंड बच्चों ने इसको बिल्कुल भी लर्न नहीं किया था। अचानक से पूछ लिया गया, अब क्या करें? सो क्या करना है आपको? सब तरह से रेडी रहना है ना। कुछ भी आ जाए आप उसको मतलब फाइट करते रहो, करते रहो। इसलिए रूढ़ि प्रयोग आएंगे नहीं आएंगे वो छोड़ देना, मुहावरे आएंगे नहीं आएंगे छोड़ देना, लर्न कर लेना। देखो दिमाग अपना है, कभी भी हम डिलीट मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर लर्निंग होगा, एक बार देखा होगा तो कोई इश्यू नहीं आएगा। सो नाउ शुरुआत करेंगे रूढ़ि प्रयोग के ऊपर। तुमડીમાં કાકરા પડવા मतलब કશી પણ સમજણ ન પડવી। મૃદુલા બહેન ઇટલી ભાષામાં भाषा उसके लिए तुमડીમાં काकरा पड़ने के बराबर थी। नेक्स्ट है भाव विभोर हो जाना, यानी कि लागणी वश हो जाना, तो ज्यादा सेंसिटिव हो जाना। तो વેનિસના મધ્યકાલીન ચિત્રોને જોઈને બધા જ પ્રવાસીઓ ભાવ વિભોર થઈ જતા હતા। દીપી ઉઠવું मतलब શોભાયમાન હોના અને શોભી ઉઠવું। વેનિસની ચિત્ર અને આકૃતિના નમૂના એટલા સરસ છે કે વિશ્વમાં બધી જ જગ્યાએ દીપી ઉઠે છે। आश्चर्य मुक्त થઈ જાના यानी कि नवाई पामी જવું। વેનિસના ચિત્રો અને કલાકૃતિઓને સહેલાણીઓને आश्चर्यचकित या आश्चर्य मुक्त कर देते हैं। नाव बात आती है शब्द समूह की। एक प्रकारનું લાલ રંગનું રત્ન यानी कि माणिक होता है। 7 શેર વાળું यानी 7 સરુ। मनरूपी चक्षु मनः चक्षु। प्राण विनाનું निष्प्राण। वनનો भाग वनांचल। ભયાનક દારૂણ તોફાન તુમુલ। કેફથી મસ્ત થયેલું મદમસ્ત, જેની કોઈ ઉપમા આપી ન શકે તેવું અનુપમ। આંખ આગળ ખડું થઈ જાય તેને તાદૃશ્ય કહેવાય। ભય વગરનાને નિર્ભય કહેવાય। જેનું મૂલ્ય જ ના આંકી શકાય તેને અમૂલ્ય કહેવાય। ઓપોઝિટ है अमर नाशवंत, दूर नजीक, आशीर्वाद शाप, रात दिवस, शीतल उष्ण, नाना मोटा, सुंदर कद्रुपु, अंदर बाहर, ओछा वधारे। रात दिवस राजी नाराजी, अन्याय न्याय, अदृश्य दृश्य, करुण हास्य, सत्य असत्य, दुर्भाग्य सद्भाग्य, प्रश्न उत्तर। बहुत इजी है। एंड ये है आपके समानार्थी शब्द। रस्तो यानी पथ और मार्ग को भी कहेंगे। समुद्र जलधि रत्नाकर उदधि कहते हैं। भूमि धरती जमीन, आशीर्वाद आशीष और दुआ। सरोवर तड़ाव जलाशय। दाम कीमत पैसा धन। रात रजनी निशा यामिनी शर्वरी। वेणु यानी कि मुरली और वांसली। नाद रव आवाज। वृक्ष झाड़ तरु पावदक। हयु उर हृदय और दिल। आंख चक्षु नयन लोचन नेत्र। सूर्य रवि भानु सूरज आदित्य मिहिर दिनकर आफताब। कितने सारे मीनिंग्स है। प्रभात सवार प्रगाढ़ एंड उषा। पर्णो पान पांदड़ा। सफेद श्वेत धवल। पंखी पक्षी विहग खग। घोड़ा हय कहते हैं, हाय वहां पर गलत लिखा है, हय एंड अश्व। चित्र छवि एंड तस्वीर। वादळ पयोद धन। ओरडो कक्ष यानी कि रूम को कहते हैं, कक्ष एंड खंड को कहा जाएगा। तो ये था हमारा संपूर्ण रामायण नहीं है, संपूर्ण हमारा वेनिस है। एंड इसके अंदर अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं आप मुझे पूछ सकते हो अभी के अभी। एंड अगर नहीं आ रहा है